नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस बेहतरीन सी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अशोक के अभिलेख। इसके बारे में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पिछले वाली क्लास में ही जान लिया था। आज हमें जानना है अशोक के शिलालेखों के बारे में, जो उसके 14 शिलालेख हैं। फिर 7 स्तंभ लेखों के बारे में हम जानेंगे। उसके पश्चात हम उसके 3 गुहा लेखों के बारे में जानेंगे। एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, थोड़ा फैक्चुअल पार्ट है, लेकिन हमें तैयार करना है क्योंकि एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं या स्टेट में जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें इन प्रश्नों का आना अक्सर लगा रहता है। ये प्रश्न आते हैं और विद्यार्थी इनका आंसर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जो अशोक के 14 शिलालेख हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सब में अलग अलग बातों का वर्णन किया गया है और उनसे ही प्रश्न पूछ लेता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि अशोक के 13वें शिलालेख में किस बात की जानकारी मिलती है, तो आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। मेरा नाम मिलन मिश्रा है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे और बेहतरीन तरीके से इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी क्लास की, और एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीजें यहां पर बताने वाला हूं। तो मैंने आपको बताया था पिछली वाली क्लास में कि जो अशोक के अभिलेख हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं कि जो अभिलेख हैं, अगर मैं अशोक के अभिलेख की बात करूं कि आखिर ये कितने भागों में बांटे गए हैं, हमें किस तरह इन्हें पढ़ना है, तो अगर मैं अशोक की अभिलेखों के बारे में बात करता हूं तो आप कहेंगे भैया जो इसका पहला पार्ट है उसे हम कहते हैं शिलालेख, यानी कि जो पत्थरों पर लिखे गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें भैया हम कहते हैं शिलालेख। शिला मिस होता है पत्थर, लेख मिस होता है लिखना, यानी कि जो पत्थरों पर उद्धृत हैं यानी कि मुद्रित किया गया है जिन्हें, उन्हें हम शिलालेख कहते हैं। उसके पश्चात मैं बात करूं तो अभिलेखों का एक और प्रकार है जो अशोक ने जारी करवाया था, उसमें हम उसे कहते हैं स्तंभ लेख। इसे हम क्या कहते हैं दोस्त, तो आप कहेंगे भैया हम इसे स्तंभ कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े पत्थरों से बनाया जाता है एक तरह का स्तंभ, और उस पर कोई चीज़ लिखी हुई होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ लेख कहते हैं। तो अशोक के पहले हम शिलालेख जानेंगे, फिर स्तंभ लेख जानेंगे और उसके पश्चात हम जानेंगे गुहा लेख। इनमें गुहा लेखों में बहुत ज़्यादा हमें नहीं जानना है, बस थोड़ा जानना है, लेकिन मेनली हमारा जो पढ़ना है, हमें ये दोनों पढ़ना है क्योंकि इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम इन तीनों के बारे में आज बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको धम्म की नीति भी बताऊंगा, अशोक की धम्म की नीति क्या थी, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर होंगी। अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप रेगुलर क्लास मतलब सीरीज में नहीं लेंगे तो आपको बातें कम समझ में आएंगी। उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कई चीज़ें बता दी हैं कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले हैं, किस भाषा में मिले हैं, इन सब के बारे में हमने पिछली कक्षा में बात कर ली है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे अशोक के शिलालेखों के बारे में। अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी संख्या 14 है और उन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रमुख शिलालेखों की संख्या हमें जानना जरूरी है। तो अगर हम बात करें, अब हमारा पहला टॉपिक होने वाला है अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेखों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। शिलालेख क्या होते हैं कि पत्थर की तरह होते हैं और उस पर लिखा जाता है। शासक अपनी क्या कराता है, अपनी संदेशों को जनता के माध्यम जनता के पास पहुंचाता है शिलालेखों में लिखकर, या अपनी जो उसने सारी चीज़ें अचीव की हैं, जो उसकी विशेषता है या उसके विजय अभियान जो हैं, वो सारी चीज़ें वो क्या करता है, या उसने कोई महान कार्य किया है तो वो शिलालेखों में मुद्रित कराता है। क्योंकि शिलालेख जो होते हैं पत्थरों पर लिखे होते हैं और हजारों सालों तक वो वैसे ही रहेंगे। तो जैसे आप जानते हैं अशोक बहुत साल पहले आया था, लेकिन आज हम उसके शिलालेखों को पढ़कर ये जान पाते हैं कि अशोक कैसा सम्राट था। तो इसीलिए शिलालेख लिखे जाते हैं। सबसे पहले भारत में शुरुआत की है अभिलेखों को लिखने की अशोक ने ही, और यहीं से शुरुआत होती है अभिलेखों शिलालेखों की। तो अगर मैं बात करूं तो अशोक के शिलालेख के बारे में हम सबसे पहले जानने वाले हैं। और चलिए बेहतरीन तरीके से एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं।
अगर मैं बात करूं अशोक के शिलालेखों की, तो अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है भैया, तो आप कहेंगे कि कुल 14 शिलालेख हैं। कितने भैया, तो आप कहेंगे 14 शिलालेख हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न अक्सर बन जाते हैं और स्टूडेंट्स इनके आंसर नहीं दे पाते हैं। तो भैया ध्यान से समझना है आपको सारी चीज़ें, मेरे साथ आप पढ़ते हुए चलिएगा, बेहतरीन तरीके से आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में। तो चलिए अब हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अगर मैं बात करूं तो पहले हम लिखेंगे प्रथम शिलालेख के बारे में। अगर मैं बात करूं प्रथम शिलालेख, हम बात करेंगे प्रथम शिलालेख की। बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीजें पढ़ाता हुआ चलूंगा। आप इसे ये भी लिख सकते हैं पहला शिलालेख जो था, इसके बारे में अगर हम बात करें तो अशोक ने अपने पहले शिलालेख में क्या लिखा कि उसके पहले शिलालेख से हमें ये पता चलता है कि अशोक ने पशु बलि पर रोक लगा दी थी, तथा इस शिलालेख में ये लिखा मिला कि अहिंसा पर ज्यादा बल दिया गया है, कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस शिलालेख में बताया गया, जो उसका पहला शिलालेख है। अगर मैं बात करूं तो चलिए आप साथ में लिखते हुए भी चलिएगा बेहतर तरीके से। तो इसमें क्या कहा गया, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के प्रथम शिलालेख में क्या कहा गया है या किसकी चर्चा है। तो आप कहेंगे कि अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि पर रोक की चर्चा है। पशु बलि पर सॉरी, जुकाम थोड़ा लग रहा है, मौसम चेंज हो रहा है ना। पशु बलि पर रोक की चर्चा। आपसे परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न ये बनेगा कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि पर रोक की चर्चा है, यानी कि किस शिलालेख में लिखा है कि पशु बलि नहीं करनी चाहिए। तो वो आप कहेंगे प्रथम शिलालेख में। अब पशु बलि नहीं करनी चाहिए, इससे ये क्लियर हो जाता है कि इस अभिलेख में अहिंसा पर ज्यादा बल दिया गया है। क्या दिया गया है, अहिंसा पर बल दिया गया है, यानी कि इसमें अहिंसा की बात कही गई है कि हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, हमें पशुओं को नहीं मारना चाहिए, किसी को नहीं मारना चाहिए। इसकी बात किसमें की गई है, तो आप कहेंगे भैया अशोक के पहले शिलालेख में करी गई है। तो आपसे कोई भी पूछे, आपको आंखें बंद करनी है और एक बार रिपीट करना है कि अशोक के पहले शिलालेख में कहा गया है कि पशु बलि पर रोक, यानी कि पशु बलि नहीं करनी चाहिए। और क्या कहा गया है कि अहिंसा पर बल दिया गया है, कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, या कहने का मतलब अहिंसा यानी हिंसा नहीं करनी चाहिए, जिसे हम अहिंसा कहते हैं। अहिंसा की बातों पर बल दिया गया है कि किसी को कष्ट ना पहुंचाए और हिंसा न करे। इतनी चीज़ों का वर्णन मिलता है हमें अशोक के पहले शिलालेख में। साथ में एक और विशेष बात का वर्णन मिलता है कि इसमें अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक ने किस अभिलेख में कहा गया है या किस अभिलेख में कहा है कि सभी लोग मेरी संतान है, तो वो है प्रथम शिलालेख। तो आप लिखेंगे भैया कि अशोक ने कहा है, प्रथम शिलालेख में अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है या सभी प्रजा मेरी संतान है। सभी मनुष्य मेरी संतान है, यानी कि उनके बच्चे के समान है सभी मनुष्य। तो ये बात कही गई है अशोक के द्वारा पहले शिलालेख में। क्या क्या कहा गया है, तो पहले शिलालेख में भैया कहा गया है कि पशु बलि पर रोक है, पशु की बलि नहीं करनी चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि अशोक के शासनकाल में पशु बलि पर रोक लगा दी गई थी। फिर कहा गया है अहिंसा पर बल दिया गया है, यानी कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। और अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। इतनी चीजें जो विशेषता परीक्षा में पूछी जाती है पहले शिलालेख में पूछ ली जाती हैं। इन्हें आपको 2-3 बार लिख लेना है, बार बार रिवाइज करेंगे आपको तैयार हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, कई लोग ट्रिक के पीछे पड़े रहते हैं। भैया ट्रिक से कुछ नहीं होने वाला है। ट्रिक से आप एग्जाम हॉल में एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन गलत कर आएंगे। इसलिए इसे जब आप याद ही करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तभी फायदा है। अब हम बात करेंगे दूसरे शिलालेख की। अब हम बात करेंगे दूसरे शिलालेख की, आप लिख सकते हैं द्वितीय शिलालेख होगी। अब हम बात करें कि दूसरे शिलालेख में क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे भैया कि पहले शिलालेख में पशु बलि पर रोक लगाया गया है, यहीं पर दूसरे शिलालेख में क्या कहा गया है
कि पशु चिकित्सा की बात कही गई है या पशु चिकित्सा पर चर्चा की गई है? पशु चिकित्सा पर चर्चा की गई है। पशु चिकित्सा पर चर्चा की गई है। चर्चा की गई है। द्वितीय शिलालेख में पशु चिकित्सा पर चर्चा की गई है। आप इस तरह याद कर सकते हैं कि पहले शिलालेख में कहा गया है कि पशु की बलि नहीं करनी है, यानी कि पशु की हत्या नहीं करनी है। फिर आप मन में सोचिएगा कि अगर पशु बीमार होगा तो उसे कैसे बचाया जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पशु, यानी कि पहले दो शिलालेखों में पशु की ही बात करी गई है। पहले में पशु बलि पर रोक लगाई गई है और दूसरे में पशु चिकित्सा की बात कही गई है कि पशु की चिकित्सा, अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी चिकित्सा कैसे की जाएगी, तो इसकी चर्चा की गई है। साथ ही दक्षिण राज्यों का उल्लेख इस शिलालेख में मिलता है। आपसे परीक्षा में पूछ लेगा कि अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण राज्यों का उल्लेख मिलता है, तो वो है दूसरा शिलालेख। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो दूसरा वाला शिलालेख है इसमें दक्षिण राज्यों की चर्चा है, यानी दक्षिण भारतीय राज्यों की चर्चा है। दक्षिण राज्यों की चर्चा है जो उस समय अशोक के शासन काल में थे, तो दक्षिण राज्यों की चर्चा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा दोस्त, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। आप कहेंगे भैया कि कौन कौन से राज्यों की चर्चा है, तो आप कहेंगे चेर राज्य जो था, चेर वंश। आप आगे पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चेर वंश की चर्चा है, इसमें पांड्य वंश की चर्चा है। इसके साथ साथ श्रीलंका के भी कुछ वंश की चर्चा की गई है। इसमें श्रीलंका के राजाओं के बारे में कुछ चर्चा की गई है जो उस समय थे। और उसके पश्चात अगर हम बात करें तो आप कहेंगे भैया केरल पुत्र एक वंश है जो केरल क्षेत्र में शासन करेगा, तो केरल पुत्र तथा क्षत्रिय पुत्र, इन राज्यों की चर्चा किसमें की गई है, तो शिलालेखों में की गई है, यानी कि जो उसका दूसरा शिलालेख है अशोक का, उसमें इसकी चर्चा की गई है। तो आप कहेंगे चेर, पांड्य, श्रीलंका, केरल पुत्र, क्षत्रिय पुत्र आदि राज्यों की चर्चा, आदि राज्यों की चर्चा। आपसे कोई पूछे कि आदि राज्यों की चर्चा किस अभिलेख में की गई है, तो आप कहेंगे भैया दूसरे अभिलेख में इसकी चर्चा की गई है। अच्छा, परीक्षा में पूछ लेता है कि किस राज्य की चर्चा इस अभिलेख में नहीं की गई है, तो आप कहेंगे भैया चोल राज्य की चर्चा नहीं की गई है। आपसे परीक्षा में ये सब तो कम ही पूछेगा, आपसे पूछेगा कि अशोक के दूसरे शिलालेख में किस राज्य की चर्चा नहीं की गई है, तो आप कहेंगे भैया कि चोल राज्य की चर्चा नहीं है, चोल राज्य की चर्चा नहीं है, की चर्चा नहीं है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा चोल राज्य की चर्चा नहीं है। इस शिलालेख में चोल राज्य की चर्चा नहीं की गई है। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी उम्मीद है। अब हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम बात करें तो तीसरा शिलालेख, तीसरे शिलालेख में क्या कहा गया है आपको नोट करते हुए चलना है, बेहतर तरीके से हम सारी चीज़ें समझने वाले हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तीसरे शिलालेख की, इसमें 3 अधिकारियों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से, तो आप कहेंगे भैया इसमें अशोक के इस शिलालेख में आप लिखेंगे इसमें 3 अधिकारियों की चर्चा है। 3 अधिकारी, या आप कह सकते हैं 3 अधिकारियों की चर्चा है, कौन कौन से अधिकारियों की चर्चा है अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे रज्जुक, युक्तक और प्रदेशक। कौन कौन से अधिकारी की चर्चा है, तो आप कहेंगे रज्जुक, युक्तक तथा प्रदेशक। ये 3 अधिकारियों की चर्चा किसमें की गई है, तो आप कहेंगे भैया इन 3 अधिकारियों की चर्चा अशोक के तीसरे शिलालेख में की गई है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो अधिकारी हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष दौरे पर निकलेंगे, यानी कि प्रजा में जाएंगे और उनकी समस्याओं का पता लगाएंगे। यानी कि हर 5 वर्ष में अधिकारी जितने हैं वो अपनी वेशभूषा बदलकर या ऐसे ही प्रजा के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे। तो ये एक बात और कही गई है, इसे आप नोट कर लीजिएगा कि तीसरे शिलालेख में ही कहा गया है कि प्रत्येक अधिकारी हर 5 वर्ष, प्रत्येक अधिकारी
हर 5 वर्ष दौरा करेगा। अब भैया किसका दौरा करेगा, तो आप जानते हैं राज्य का ही दौरा करेगा। वहां पर जाएगा, जनता के बीच में उनकी समस्याओं को सुनेगा और फिर उनका निवारण करेगा, जिससे ये पता चले कि राज्य में क्या क्या हो रहा है। इसलिए अशोक को महान कहा गया। उसने कलिंग युद्ध जीता, सिर्फ इसी के लिए ही नहीं उसे महान कहा गया। उसने जब कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, उसके पश्चात उसने अपने राज्य में बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की। प्रजा इसके शासनकाल में बहुत ही ज़्यादा खुश थी और यह सभी धर्मों को समान रूप से मानता था। तो इन सभी चीज़ों से वो महान बना, इसलिए उसके पीछे आता है अशोक महान, अशोका द ग्रेट। इन्हीं सभी कारणों से देखिए कितना अच्छा रूल इसने बनाया कि हर 5वें वर्ष जो अधिकारी हैं, राज्य के उच्च अधिकारी हैं, वो जाएंगी जनता के बीच में और उनके समस्याओं का पता लगाएंगे। इससे क्या होगा कि समस्या जो होगी उनका निवारण जल्दी हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं चतुर्थ अभिलेख या शिलालेख की, आप कहेंगे चौथे शिलालेख की। अब हम बात करेंगे चौथे शिलालेख की बात करेंगे। मैं बात करूं चौथे शिलालेख की, तो यहाँ पर अब आप नोट करना शुरू करेंगे। चौथा शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार कर दीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है उसे मैं लिख देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। इम्पॉर्टेंट ये भी है, सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। आप कहेंगे कि चौथे शिलालेख में क्या कहा गया है, तो इसमें भैरी घोष की जगह धर्म घोष की नीति की चर्चा है। यानी कि आप कहेंगे भेरी घोष की जगह, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति की चर्चा है। धम्म घोष की नीति की चर्चा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इसमें भैरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति की चर्चा है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि अशोक के किस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति की चर्चा है, तो आप कहेंगे दोस्त कि अशोक के चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति की चर्चा है। अच्छा, ये क्या है, भेरी घोष क्या है, धम्म घोष क्या है, तो आप कहेंगे भेरी घोष होता है युद्ध की नीति और धम्म घोष होता है शांति की नीति। यानी कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक भेरी घोष की नीति पर कार्य करता था, यानी कि युद्ध की नीति थी। वो राज्यों पर आक्रमण करता था और उन्हें उन पर अधिकार करता था। लेकिन जो कलिंग का युद्ध था, मैंने आपको बताया था लाखों लोग मारे गए थे। उसके पश्चात क्या हुआ कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके पश्चात उसने धम्म घोष की नीति अपनाई। इस धम्म घोष की नीति को भी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि आखिर अशोक की धम्म घोष की नीति क्या थी। तो अगर मैं धम्म घोष की बात करूं तो ये थी शांति की नीति, यानी कि जियो और जीने दो की पॉलिसी आप कह सकते हैं। यानी कि किसी पर आक्रमण नहीं करना है, आराम से शांति से जीवन अपना क्या करना है, व्यतीत करना है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हम बात करेंगे 5वें शिलालेख की कि भैया 5वें शिलालेख में क्या बताया गया है। 5वें शिलालेख की बात करें अगर हम 5वें शिलालेख की, इसमें किस बात की चर्चा है, तो दोस्त आप कहेंगे इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा है। नियुक्ति की चर्चा इसमें आप कहेंगे भैया कि 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा है। अब ये क्या है धम्म महामात्र, ये जो धम्म घोष की नीति है इस पर कार्य करने के लिए प्रमुख महामात्रों को नियुक्त किया गया, यानी कि जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करेंगी और जो धम्म की नीति का विस्तार करेंगे, लोगों को बताएंगे इस नीति के बारे में। तो इन महामात्रों की इनके गुरु होते थे, या आप कह सकते हैं एक तरह से प्रचारक, जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे और साथ ही अशोक के धम्म की नीति का जो प्रचार प्रसार करते थे। उन महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा की गई है अशोक के 5वें शिलालेख में। इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। मैं इधर का इरेज करता हूँ और आगे की चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। ये थोड़ा बड़ा ही है इरेज करने वाला, लेकिन चलिए अच्छे से मैं इसे
इरेज करता हूं और हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। एक एक चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, आपको इसे एक पेज में लिख लेना है बेहतर तरीके से, 1-2 पेज में, और उसे अपने टेबल पर रख लेना है। रिवाइज करेंगे बार बार तो आपको तैयार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके पश्चात मैं बात करूँ अशोक के छठवें शिलालेख की। छठवें शिलालेख की, छठवें शिलालेख की अगर मैं बात करूं कि अशोक के छठवें शिलालेख में क्या बात कही गई है, तो आप कहेंगे भैया कि अशोक के छठवें शिलालेख में किस चीज़ की बात कही गई है। तो आप कहेंगे भैया इसमें कहा गया है कि इसमें अशोक ने कहा है कि प्रजा के हित के लिए या समाज के कल्याण के लिए या लोक कल्याण के लिए मेरे अधिकारी मुझसे कभी भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा की भी बात कही गई है। आप कहेंगे छठवें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा की बात कही गई है। शिक्षा, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है या इसकी चर्चा की गई है? दी गई है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है या इसकी बात कही गई है, कुछ भी आप कह सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यह आत्मनियंत्रण से संबंधित है। और छठे अभिलेख में क्या कहा गया है कि लोक कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, प्रजा के हित के लिए अगर प्रजा को कोई जरूरत है तो मेरे अधिकारी चाहे मुझे आधी रात को भी बुलाएंगे तो मैं उनसे मिल लूंगा। अशोक ने ऐसी बात का वर्णन किया गया है और ऐसा उसने लिखा है अपने शिलालेख में, और इसीलिए उसे महान सम्राट कहा जाता है। वह राजा जो कभी भी प्रजा को जब जरूरत हो तो उसके पास चला जाए, उसकी समस्याओं का समाधान कर दे, वही महान बनता है और उसी को इतिहास याद रखता है। ओके, तो इसलिए इसमें आप देखेंगे तो छठवें शिलालेख में कहा गया है, इसमें अशोक ने कहा गया है, अशोक ने कहा है, अशोक ने कहा है, क्या कहा है भैया, इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। अशोक ने क्या कहा है, इसे भी स्टार्ट कर लीजिएगा। तो अगर मैं बात करूं तो अशोक ने कहा है कि लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण या आप कह सकते हैं प्रजा हित के लिए, प्रजा हित यानी कि जिसमें प्रजा का हित हो या लोगों का कल्याण हो, तो लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, इसे मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं, लोक कल्याण के लिए मेरे अधिकारी, मेरे अधिकारी मुझसे कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, दोस्त। इसमें अशोक ने कहा है कि जिसमें प्रजा का कल्याण हो, जिसमें लोगों का कल्याण हो, उस कल्याण के लिए अगर किसी में प्रजा का हित है या प्रजा को कोई ज़रूरत है तो मेरे अधिकारी मुझे आधी रात को भी, आप कह सकते हैं कि कभी भी, कोई टाइम का निर्धारण नहीं, आधी रात को भी बुलाएंगे तब भी अशोक वहाँ पर प्रस्तुत होगा। ऐसी बात कही गई है अशोक के छठवें शिलालेख में, और इसमें आत्मनियंत्रण की चर्चा भी की गई है। इन दोनों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात अगर मैं बात करूं तो सातवें शिलालेख में क्या है, सातवें शिलालेख में कहा गया है कि इसमें धार्मिक समन्वय की बात कही गई है, धार्मिक समन्वय की बात कही गई है। सातवें शिलालेख में धार्मिक समन्वय की बात कही गई है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अशोक के शासन काल में जैसे वो बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन भारत में तब भी या मगध में तब भी और सारे धर्म रहा करते थे, जैसे सनातन हो गया, जैन धर्म हो गया, इन सभी धर्मों का भी निवास था। तो अशोक भले ही वो बौद्ध धर्म को मानता हो, लेकिन उसने कभी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया, इसलिए उसे महान शासकों की श्रेणी में रखा जाता है। एक शासक वो होता है कि वो अगर मगध का शासक था
और भारत के लगभग काफ़ी हिस्सों पर उसका शासन था। तो वो चाहता तो लोगों को ज़बरदस्ती बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करा सकता था, लेकिन अशोक की ये क्वालिटी थी कि उसने सभी धर्मों को समान नज़र से देखा, सबको सम्मान दिया और सबके साथ उसने समन्वय स्थापित किया। तो इसी की बात कही गई है धार्मिक समन्वय की, कि आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन हमें सामने वाले धर्म का सम्मान करना चाहिए। आज के भी समय में आप देखेंगे कहीं पर भी कुछ होता है तो इंसान को, मेरी पर्सनल राय ये है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। आप चाहे किसी भी धर्म के हों, आप सभी धर्मों का सम्मान करें। किसी भी धर्म को आप गलत ना कहें ना सही कहें। इसी से लोग एकता में रहेंगे और अच्छे से आगे बढ़ते चलेंगे। तो इसी की बात कही गई है अशोक के 7वें शिलालेख में, धार्मिक समन्वय की बात। अशोक सभी धर्मों का सम्मान करता था। वो चाहता तो जबरन धर्म परिवर्तन करा देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं कराया। इसीलिए आप देखेंगे इसने प्रचार तो किया बौद्ध धर्म का, लेकिन किसी को जबरदस्ती नहीं कहा कि चलो बौद्ध धर्म तुम स्वीकार ही कर लो। उसने नीतियां बताई, उसके बारे में, उसकी क्वालिटियों के बारे में बताया। किसके बारे में? बौद्ध धर्म की विशेषता के बारे में बताया। उससे लोग प्रेरित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। किसी को उसने जबरदस्ती बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित नहीं किया या जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया। चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने अच्छे से किया, इसलिए उसे महान शासकों की श्रेणी में रखा जाता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, तो इतना आप नोट करिए। फिर हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। बेहतरीन तरीके से पानी पी लेता हूँ, बोलते बोलते गला एकदम क्या होता है, थक जाता है। चलिए बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। मैं इसे रेज कर देता हूँ, बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे आगे की चीज़ों के बारे में। रेज करते हैं, बोलते बोलते क्या होता है, गले में एकदम खराश सी हो जाती है, थक भी तो जाता है मुंह। और आप सभी यार कमेंट करते नहीं हैं, प्लीज़ एक कमेंट तो कर दिया करो कि सर क्लास कैसी लगी, इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर आप सभी रेगुलर कमेंट करने लगो ना, तो मैं रेगुलर पढ़ाने भी लगूँ। आज से कुछ करते नहीं है तो कभी कभी मन करता है कि छोड़ ही दूँ, क्या कर रहा हूँ, अकेले कैमरे के सामने बक 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 बोल रहा हूँ और लोगों का कुछ कमेंट आता है ना, तो उससे कुछ मिलता तो ऐसे नहीं। तो कमेंट से ही जब आप कहते हैं सर क्लास बहुत समझ में आई, तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। फिर मन लगा रहता है कि अगली क्लास तुरंत रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कह दिया या 2 स्टूडेंट ने कह दिया है कि क्लास बहुत समझ में आई है। तो जब आप एक कमेंट करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है कि खुशी मिलती है और भी जज्बा आता है कि और भी अच्छे तरीके से मुझे मेहनत करनी है और आपको अच्छे तरीके से पढ़ाना है। तो प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, यही कर दीजिए और बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। चलिए अगर हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में, तो 7 शिलालेखों के बारे में हमने जान लिया है। अब कुल 14 हैं, तो अब हम बात करेंगे 8वें शिलालेख की। तो आप लिखेंगे 8वें शिलालेख। देखिए बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें समझते हुए चलना है और बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताते हुए भी चलूँगा। तो मैं बात करता हूँ अब 8वें शिलालेख की। 2 मिनट में देख लूँ कि वीडियो चल रहा है, नहीं तो कभी कभी रुक जाता है क्लास और फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। 8वें शिलालेख की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अशोक की धम्म की यात्रा की चर्चा है। आप कहेंगे भैया कि 8वें शिलालेख में क्या कहा गया है? तो अशोक की धम्म यात्रा की चर्चा है। अशोक की धम्म यात्रा, धम्म यात्रा की चर्चा, अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा की गई है अशोक के 8वें शिलालेख में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये धम्म यात्रा क्या है? धम्म यात्रा यानी कि वह यात्राएं करने जाता था, वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार करता था और अपनी धम्म की जो नीति थी उसका भी प्रचार प्रसार किया करता था। तो यही है उसकी धम्म की यात्रा, यानी कि लोगों को बताता था कि शांति की नीति अपनानी चाहिए, सबको खुशी रहना चाहिए, किसी की हिंसा नहीं, या आप कह सकते हैं हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो बताता था। तो ये जो धम्म की यात्रा थी अशोक की कब से चालू हुई थी? तो उसमें बताया गया है कि अशोक के शासन के 8वें वर्ष यह धम्म की यात्रा चालू हुई। इसके पश्चात वह हर वर्ष धम्म की यात्रा करता था, अलग अलग जगहों पर जाता था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में करता था और अपनी धम्म की नीति का भी
प्रचार प्रसार करता था। ये जो धम्म की नीति थी उसकी स्वयं की बनाई हुई नीति थी, एक ऐसी संहिता थी जिसमें सारी चीज़ें बताई गई थी कि हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ब्राह्मणों को नहीं सताना चाहिए। ये सारी चीज़ें उल्लेख मिलती हैं किसमें? धम्म की नीति में। अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं। तो ये जो धम्म की यात्रा थी अशोक की, ये कब चालू हुई? तो उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यह यात्रा चालू हुई थी। राज्याभिषेक के, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यह यात्रा प्रारंभ हुई। इसके पश्चात वह हर वर्ष धर्म की यात्रा जरूर करता था। तो यह यात्रा प्रारंभ हुई और उसने अपने पूरे जीवन यह यात्रा जरूर की है। अगर मैं बात करूं तो 8वें शिलालेख में क्या वर्णन मिलता है कि अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष वह बौद्ध गया में गया था। तो आप कहेंगे 8वें शिलालेख में वर्णन मिलता है कि अशोक अपने शासन के 8वें वर्ष, इसी अभिलेख में, अशोक के 8वें अभिलेख में यह वर्णन मिलता है कि अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष, 8वें नहीं 10वें वर्ष बोध गया था। इस बात की जानकारी अशोक के 8वें शिलालेख में मिलती है कि अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया था। बोध गया आप जानते हैं कि बौद्ध लोगों का बहुत पवित्र स्थल है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वह अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया था। और इस बात का वर्णन अशोक के 8वें शिलालेख में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 8वां शिलालेख, इसे आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ लेगा कि धम्म की नीति की चर्चा किस शिलालेख में की गई है, धम्म की यात्रा की चर्चा किस शिलालेख में की गई है? तो आप कहेंगे भैया 8वें शिलालेख में इसकी चर्चा है और इसमें बताया गया है कि अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया था। इसके बाद बताया गया है कि 20वें वर्ष, अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष, भैया कौन से वर्ष? 20वें वर्ष कहाँ पर गया था? तो लुम्बिनी गया था। मैंने जब अशोक आपको पढ़ाया था उसका शासन, तब भी इस बात की मैंने चर्चा की थी। इसे आप नोट रखिएगा कि अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। और जब उसने लुम्बिनी की यात्रा की थी तो मैंने आपको बताया था कि इसने लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया था। किसे टैक्स फ्री कर दिया था? तो आप कहेंगे भैया लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया था, यानी कि यहाँ के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कर नहीं देखना पड़ेगा। आपको पता होगा कि लुम्बिनी जो है, हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी जान लें, साथ में रिवीजन हो जाएगा। लुम्बिनी जो है यहाँ पर क्या है, यह इनकी गौतम बुद्ध की, या जिसे हम महात्मा बुद्ध कहते हैं, उनकी जन्मस्थली है। यहीं पर उनका जन्म हुआ था, तो एक पवित्र स्थल है। और इन्होंने, अशोक ने जब 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा की तो इसे टैक्स फ्री कर दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस बात की जानकारी रुम्मनदेही अभिलेख से मिलती है। मैं पहले ही आपको लिखा चुका हूँ, तो दोबारा लिखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। नोट्स में आपने लिख लिया होगा, मैं बोले दे रहा हूँ, अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा कि इस बात की जानकारी, टैक्स फ्री जो किया इसने, इस बात की जानकारी हमें रुम्मनदेही की अभिलेख से भी मिलती है। अगर मैं बात करूं इसके पश्चात, तो आप कहेंगे भैया 9वां शिलालेख, 9वां शिलालेख में क्या बताया गया है? 9वें शिलालेख में क्या बताया गया है भाई साहब? 9वें शिलालेख में कहा गया है, आप नोट करेंगे कि इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार की चर्चा है। आप कहेंगे सच्चे शिष्टाचार तथा सच्ची भेंट की चर्चा है। सच्ची भेंट की चर्चा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। सच्ची शिष्टाचार, आप देखते होंगे शिष्टाचार क्या होता है? आचरण होता है कि किसी से मिलो तो उसे प्रणाम करो, उसका सम्मान करो, उसे, जैसे घर में कोई आए तो उससे क्या करना चाहिए? उसे बैठाना चाहिए, फिर उससे जल पूछना चाहिए, पानी देना चाहिए। ऐसा होता है ना शिष्टाचार। बचपन में पढ़ाया गया होगा। नैतिक शिक्षा करके एक सब्जेक्ट होता था छोटे क्लासेस में, मैं जब पढ़ता था 4वीं 5वीं 3री में, ऐसे एक सब्जेक्ट होता था नैतिक शिक्षा या शिष्टाचार पर एक सब्जेक्ट होता था।
तो उसमें यही चीज़ें बताई जाती थी कि कैसा आचरण करना चाहिए, एक अच्छा बालक कैसा होता है, कैसे हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, अध्यापक का सम्मान करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का वर्णन मिलता है। तो इसमें यही बात बताई गई है कि सच्चे शिष्टाचार की बात बताई गई है कि इंसान को कैसे लोगों का आचरण करना चाहिए, कैसे उससे व्यवहार करना चाहिए। इसके साथ साथ सच्ची भेंट की भी चर्चा है। सच्ची भेंट की अगर मैं बात करूं तो भेंट आप देखते हैं एज अ गिफ्ट टाइप का, यानी कि किसी से मिलो तो कुछ भेंट क्या दो, तो उसकी चर्चा की गई 9वें शिलालेख में। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हम बात करेंगे 10वें शिलालेख की। अशोक के 10वें शिलालेख की मैं यहीं पर ही बात कर लेता हूं। यहां पर हम बात करेंगे अशोक के 10वें शिलालेख की। अशोक के 10वें शिलालेख में क्या कहा गया है, हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि राज्य के राजा जो हैं तथा उसके उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचें। इसमें क्या कहा गया है 10वें में, तो इसमें कहा गया है कि राजा तथा राज्य के उच्च अधिकारी, राज्य के उच्च अधिकारी प्रजा हित के बारे में सोचे, प्रजा हित के बारे में सोचे, आपको अब धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि अशोक काहे को महान शासक कहा गया, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट की और उसके शासनकाल में प्रजा बहुत ही ज्यादा खुश थी। अशोक ने कह दिया सीधे सीधे कि राजा जो है, शासक जो है तथा उसके राज्य के जो उच्च अधिकारी हैं वो हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचें, अपने हित के बारे में ना सोचें। और यही कारण है, क्योंकि यही कारण है आप देखेंगे कि उसने शांति की भी नीति अपनाई, क्योंकि शांति में क्या होता है कि प्रजा भी खुश होती है। जब युद्ध होता है तो प्रजा को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर मैं बात करूँ 11वें शिलालेख की, 11वें शिलालेख की। अब भैया 11 क्या होता है कि जो हिंदू धर्म है उसमें 11 क्या है, एक पवित्र अंक माना जाता है। जैसे किसी के शादी में आप देखेंगे या कुछ भी 11 अंक जो है वो पवित्र माना जाता है, या हम एक अंक लगा देते हैं। जैसे किसी के शादी में कुछ देना है, या आप देखते होंगे न्योता आता है तो कुछ देना होता है या दान देना होता है, तो 101 रुपये, 201 रुपये, 501 रुपये, 1001 रुपये, कम देना है तो 11 रुपये। प्रसाद लेंगे 11 रुपये का प्रसाद, 21 रुपये का प्रसाद, 51 रुपये का प्रसाद, 101 रुपये का प्रसाद, तो आप देखेंगे एक लगा दिया जाता है। तो वैसे आप समझ सकते हैं कि 11वां जो है 11 शुद्ध अंक है, यानी कि बहुत शुभ अंक है। और शुभ अंक है तो यह किससे संबंधित होगा, ब्राह्मणों से संबंधित होगा। तो 11वें शिलालेख में ब्राह्मणों की बात कही गई है। इसमें क्या कहा गया है, ब्राह्मण पंडित होते हैं, पूजा करते हैं, हमारे यहाँ हवन करते हैं, तो ब्राह्मण की बात कही गई है 11वें शिलालेख में। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो अगर मैं 11वें शिलालेख की बात करूं तो इसमें अशोक ने कहा है, अशोक ने कहा भैया, अशोक ने कहा कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं। कहा कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं, ब्राह्मणों को ना सताएं। इसमें क्या कहा भैया, तो इसमें कहा गया कि जो अशोक ने कहा अपने अधिकारियों को कि जो मेरे अधिकारी हैं वो ब्राह्मणों को कभी न सताएं, उन्हें ना सताएं। कहने का मतलब कि अशोक ब्राह्मणों का भी सम्मान करता था। ब्राह्मण प्रायः आप देखेंगे सनातन धर्म के होते हैं, तो अशोक ने कहा कि जो ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, उन्हें ना सताएं। कौन, हमारे अधिकारी। तो ये चीज़ें कही गई 11वें शिलालेख में। इसके पश्चात में बात करूं 12वें शिलालेख की, तो देखिए ये अशोक क्या है कि अपने समाज में स्त्रियों का भी सम्मान करता था और स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए इसने स्त्री महामात्रों की भी नियुक्ति की। तो आप कहेंगे भैया 12वें शिलालेख में क्या कहा गया है, तो इसमें अशोक ने क्या किया कि स्त्री की स्थिति, जो महिला होती है, महिलाएं होती हैं, तो स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए स्त्री महामात्रों की चर्चा है, स्त्री
महामात्रों की चर्चा है, महामात्रों की चर्चा है। यानी इसने स्त्री महामात्रों की भी नियुक्ति की और उनको भी यानी कि महिलाओं को भी महामात्र बनाया, धम्म महामात्र बनाया। जैसे आप 5वें अभिलेख में भी पढ़े हैं कि उसमें धम्म महामात्रों की चर्चा है, तो उसमें पुरुष धम्म महामात्रों की चर्चा है। लेकिन 12वें अभिलेख में क्योंकि आप देखते हैं कि ये जो समाज था ये पितृसत्तात्मक था, तो फिर क्या हो गया था कि महिलाओं की स्थिति थोड़ा गड़बड़ होने लगी थी। तो इसी के कारण अशोक ने यह शामिल किया कि स्त्री की स्थिति को सुधारने के लिए, महिलाओं को सुधारने के लिए, उनकी स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने स्त्री महामात्रों की भी चर्चा की कि जो धम्म की नीति है उसमें स्त्री महामात्रों का भी नियुक्ति होगा। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि स्त्री महामात्रों की चर्चा किसमें है, तो आप कहेंगे 12वें शिलालेख में। और आपसे सिर्फ यही पूछा जाए कि धम्म महामात्रों की चर्चा किसमें है, तो आप कहेंगे 5वें शिलालेख में। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी उम्मीद है। अब इसके पश्चात मैं बात करूं तो 13वां शिलालेख, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है भैया और ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। 13वां शिलालेख ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चल जाएगा कि आखिर 13वां शिलालेख क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। इसमें क्या है, कलिंग युद्ध की चर्चा है, इसलिए इसमें 3-4 स्टार लगा लीजिएगा कि जो 13वां शिलालेख है इसमें क्या है, कलिंग युद्ध की चर्चा है या वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन है, वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन है, वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें कहा गया है, किया गया है, तो आप कहेंगे अशोक के 13वें शिलालेख में। परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बना है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, तो वो है 13वां शिलालेख। तथा अशोक के हृदय परिवर्तन की भी चर्चा है, अशोक के हृदय परिवर्तन की अशोक की हृदय परिवर्तन की चर्चा है। बोलते बोलते एकदम आवाज़ नहीं निकलती जब थक जाता है मुंह। तो इसके पश्चात अगर मैं बात करूं तो अशोक के कलिंग युद्ध की चर्चा है, साथ में ही कलिंग युद्ध के बाद जो उसका हृदय परिवर्तन हुआ उसकी चर्चा भी अशोक के 13वें शिलालेख में है। तो आप कहेंगे अशोक के हृदय परिवर्तन की चर्चा, अशोक के हृदय परिवर्तन की चर्चा, परिवर्तन की चर्चा। आपसे कोई पूछे कि अशोक के हृदय परिवर्तन की चर्चा किस अभिलेख में है, तो आप कहेंगे भैया अशोक के 13वें शिलालेख में। इतनी चीज़ नोट करिए। पानी पी लेता हूँ, फिर बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। चलिए बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। पूरा मैं इरेज कर देता हूँ और अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। फटाफट इरेज करते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगी क्योंकि मैंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई भी है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब के और देखेंगे आप कोई भी वीडियो तो उसमें डायरेक्ट यही लिख के पहले लिख लेंगे और फिर बता देंगे डायरेक्ट से, तो उसे समझना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। मेरे अंदर जो मैंने सीखा है वो आपको मैं आराम से बताऊंगा, आराम से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। वैसे तो बुक्स में भी लिखा होता है, अगर एक वन लाइनर में ही पढ़ना होता तो बुक से पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर वन लाइनर में ही पढ़ना है क्लास को तो आप बुक से पढ़ लीजिए, क्लास लेने की क्या ज़रूरत। टीचर की आवश्यकता तभी होती है कि वह अच्छे से एक्सप्लेन करे, नहीं तो मैं भी चाहता लिख लेता 14 शिलालेख एक बार में छोटे छोटे अक्षरों में और फिर ऐसे पढ़ देता 1 2 3 और फिर आपको मतलब जल्दी से वीडियो बनाकर क्लास ख़त्म कर देता। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, रीजन समझ में आए, आखिर क्यों हुआ ये चीज़ें। अब हम बात करें 14वें शिलालेख की, जो लास्ट शिलालेख है। थोड़ा क्लास लंबी होगी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन क्लास इसलिए लंबी है क्योंकि मैंने बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, इसलिए क्लास लंबी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। मैं देख लूँ कि रिकॉर्डिंग अच्छी चल रही है, बेहतर चल रही है। अगर मैं बात करूँ 14वें शिलालेख की, तो अगर मैं बात करता हूँ 14वें शिलालेख की, तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें अशोक ने कहा है कि ऊपर लिखे गए शिलालेखों में जितनी भी बात लिखी गई है उससे अतिरिक्त मैंने कार्य किया है। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें लिखने वाले का दोष है, यही कहा गया है। यानी कि उसने कहा है कि अब तक तुमने जो 14वें शिलालेख में पढ़ा है उसमें जितनी बातें लिखी हैं वो सारी बातें कम है, क्योंकि मैंने उसके अतिरिक्त बहुत सारे कार्य किए हैं।
लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसमें वो सारी बातें नहीं लिखी जा सकी हैं। इसमें गलती किसकी है? जिसने लिखा है, ये बात कही गई है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें अशोक ने लिखा है कि ऊपर लिखी गई जितनी बातें हैं, आप लिखेंगे कि 14वें शिलालेख में अशोक ने लिखा है कि ऊपर लिखी गई या लिखे गए जितने कार्य हैं, ऊपर लिखे गई जितने कार्य हैं, उन कार्यों से अतिरिक्त मैंने कार्य किए हैं। या मैं थोड़ा सही तरीके से लिख देता हूं, क्या लिखूंगा यहां पर हम लिखेंगे कि ऊपर लिखे गए शिलालेखों में, ऊपर लिखे गए शिलालेखों में जितने कार्यों का वर्णन है, जितने कार्यों का वर्णन है, जितने कार्यों का वर्णन है, कार्यों का वर्णन है, उसके अतिरिक्त मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं। उसके अतिरिक्त मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं। जिनको इनमें नहीं लिखा जा सका है, जिनको इनमें, यानी कि जिनको इन शिलालेखों में नहीं लिखा जा सका है, जिनको इनमें नहीं लिखा गया है। और फिर उसने कहा है, यानी कि उसने कहा है डायरेक्टली कि जो 14 शिलालेखों में बातें लिखी गई हैं ये बहुत ही कम है, मैंने इससे भी महान कार्य किए हैं, ऐसा उसने लिखा है। अशोक ने बताया है कि जो ये चीजें तुमने अब तक पढ़ी हैं, मैंने बताया है, इनसे बहुत सारे अतिरिक्त कार्य अशोक ने किए हैं, लेकिन इन शिलालेखों में उनका वर्णन नहीं किया गया है, वो बातें नहीं लिखी गई हैं। यानी कि ये समझ लो कि जितने तुम इतने कार्य पढ़कर ये हताश हो रहे हो कि बहुत काम कर दिया, बहुत काम कर दिया, अशोक ने कहा है मैंने इससे भी अधिक कार्य किया था, लेकिन इसमें लिखा ही नहीं गया है। तो इसने कहा है कि ऊपर लिखे गए शिलालेखों में जितने कार्यों का वर्णन है, उसके अतिरिक्त मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं जिनको इनमें नहीं लिखा गया है। फिर उसने लास्ट में लिखा है कि इसमें लिखने वाले की गलती है, इसमें लिखने वाले की गलती है, लिखने वाले की गलती है। गलती है या आप कहेंगे दोषी है, लिखने वाला दोषी है, की गलती है, मेरी नहीं। अशोक ने ऐसा लिखा है कि क्योंकि मेरे सारे कार्यों को उसने लिखा नहीं है, तो इसमें मेरी गलती भैया कोई नहीं है। वो लिखने वाला नहीं लिखा, मैंने और सारे कार्य भी किए थे। तो ये 14 शिलालेख थे जिन्हें आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो शिलालेख हैं इनमें क्या है कि इनमें शिलालेखों में नाम लिखा हुआ है, लेकिन कुछ अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कुछ शिलालेखों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, या कुछ अभिलेखों के नाम पूछ लिए जाते हैं। पूछ लिया जाता है ये कहाँ पर स्थित है। अशोक के कुछ स्पेशल अभिलेख हैं, ये शिलालेख भी अभिलेख होते हैं। तो इसमें देखिए हम नंबरिंग से पढ़ेंगे कि पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख, तीसरा, लेकिन इन शिलालेखों के अलग अलग नाम भी हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, सब नाम नहीं याद रखने हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। मैं लिखा देता हूँ कुछ शिलालेखों के नाम या अभिलेखों के नाम। अगर मैं बात करूँ तो आप कहेंगे भैया परीक्षा में पूछ लेता है कि क्या पूछेगा आपसे पूछेगा कि मानसेहरा, ये आपका कंप्लीट हो गया 14 शिलालेख। अब हम बात करेंगे कुछ नाम पूछ ले जाते हैं शिलालेखों अभिलेखों के। जैसे आपसे पूछ लेगा मानसेहरा अभिलेख कहाँ पर स्थित है, मानसेहरा अभिलेख कहाँ पर स्थित है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि अशोक का मानसेहरा अभिलेख कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे मेरे भैया अशोक का मानसेहरा अभिलेख पाकिस्तान में स्थित है। बहुत बार पूछा गया है, एसएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ लेगा शाहबाजगढ़ी अभिलेख, शाहबाजगढ़ी
अभिलेख कहाँ पर स्थित है? शाहबाज गढ़ी अभिलेख कहाँ पर स्थित है? तो भैया आप कहेंगे कि शाहबाज गढ़ी अभिलेख पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे पाकिस्तान में स्थित है। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। परीक्षा में ऑप्शन में आपको ऐसे पूछ लेगा और ऑप्शन दे देगा कि भारत में है या कोई राज्य बता देगा, और आपको बताना होगा कि मानसहरा अभिलेख कहाँ पर है और शाहबाज गढ़ी अभिलेख कहाँ पर है। ये चीज़ें क्लियर हैं। कुछ और चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जिससे आपसे पूछ लेगा कि जौगढ़ अभिलेख कहाँ पर है। जौगढ़ अभिलेख कहाँ पर है? आपसे पूछ ले कि जौगढ़ अभिलेख कहाँ पर है भैया, तो आप कहेंगे कि जौगढ़ अभिलेख उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है, भारत में है ये अभिलेख। आपसे पूछ लेगा कि अशोक का धौली अभिलेख कहाँ पर स्थित है। ये अभिलेख इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें ध्यान रखना कि अशोक का धौली अभिलेख कहाँ पर स्थित है। अगर मैं अशोक की धौली अभिलेख की बात करूँ तो यह भी आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। ध्यान रख लेना, ये दोनों अभिलेख उड़ीसा में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना। इसके पश्चात मैं बात करूँ कुछ और अभिलेखों की, तो आपसे पूछ लेगा रुम्मनदेई अभिलेख कहाँ पर स्थित है। क्या पूछ लेगा? रुम्मनदेई अभिलेख। रुम्मनदेई अभिलेख कहाँ पर स्थित है? ये भी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट अभिलेख है। तो भैया ये नेपाल में स्थित है, और यहीं से हमें ये पता चलता है कि लुम्बिनी को, जब अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी तो वहाँ पर लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया था। आवाज़ आपको सही से जा रही है, बता दीजिएगा। रुम्मनदेई अभिलेख, तो अगर मैं बात करूँ तो ये नेपाल में स्थित है। आपसे ये स्थान पूछ लेगा ना, तो इसलिए ध्यान रखना। इसके पश्चात मैं बात करूँ तो आपसे पूछ लेगा, क्या पूछेगा इसके पश्चात? इसके पश्चात आपसे पूछेगा एरगुड़ी। एरगुड़ी ही तो है, हाँ। एरगुड़ी अभिलेख कहाँ पर स्थित है? एरगुड़ी अभिलेख, एरागुड़ी की एरगुड़ी अभिलेख है, ये कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे भैया ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? तो आप कहेंगे भैया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके पश्चात आपसे पूछ लेगा सोपारा। सोपारा अभिलेख। सोपारा अभिलेख कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे भैया सोपारा अभिलेख महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे ये एरागुड़ी है। एरगुड़ी नहीं, एरागुड़ी। सोपारा अभिलेख महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख थे जिन्हें आपको ध्यान रखना है और ध्यान से आपको इसे याद कर लेना है। तो एरागुड़ी अभिलेख हो गया, सोपारा अभिलेख हो गया। कालसी अभिलेख आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कालसी अभिलेख कहाँ पर स्थित है? कालसी अभिलेख कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्त कि कालसी अभिलेख जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो आप कहेंगे कालसी अभिलेख जो आपका है ये स्थित है उत्तराखंड में, जिसे हम यूके भी कह देते हैं। उत्तराखंड, ये यूनाइटेड किंगडम ना समझ लेना, उत्तराखंड है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब फटाफट हम सातों स्तंभ लेखों के बारे में जान लें और फटाक से, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है और ये टॉपिक हम यहीं पर क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे ना बेहतर तरीके से। तो जल्दी से हम इसे जान लें। दो चीज़ें बची हुई हैं, उसे फटाफट हम समझ लेते हैं। फटाफट मैं इसे रेज करता हूँ और उसके बारे में पढ़ते हैं। अब अशोक के शिलालेखों के बारे में आपने जान लिया, अब हम अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में जानेंगे। जो बचा हुआ है 7 उसके प्रमुख स्तंभ लेख है। तो आप लिख लीजिए अशोक के 7 स्तंभ लेख। अशोक के 7 स्तंभ लेख। अशोक के 7 स्तंभ लेख। स्तंभ लेख। अगर मैं अशोक के स्तंभ लेख की बात करूं तो इसके स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। इनके बारे में हम जानने वाले। स्तंभ लेख क्या होते थे? जो स्तंभ की तरह होते थे, यानी कि ऐसे खड़े खड़े। वो पत्थरों में अंक मुद्रित होता था, लेकिन ये स्तंभ में, इसमें कुछ चीज़ें लिखी होंगी। तो ऐसे चौराहे पर गाड़ दिया जाता था, या जहाँ पर जनता को निर्देश देना है, कुछ बताना है, तो इसमें लिख दिया जाता था। तो ये स्तंभ लेख है। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्तंभ लेख है वो आप कहेंगे कौन सा स्तंभ लेख है? तो अगर मैं बात करूं तो पहला स्तंभ लेख आप लिखेंगे। अगर मैं पहले स्तंभ लेख की बात करूं तो आप कहेंगे भैया कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी, कौशाम्बी स्तंभ लेख।
कौशाम्बी स्तंभ लेख की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लिखिएगा, पहला डालिएगा कौशाम्बी स्तंभ लेख। भैया इनसे पूछा जाएगा ये स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे यह प्रयाग में स्थित है, या जिसे हम अब प्रयागराज भी कहते हैं। तो प्रयाग यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। कौशाम्बी प्रयागराज के ही समीप का एक क्षेत्र है, और आप कह सकते हैं कि कौशाम्बी का जो अभिलेख है ये यहीं पर स्थित है, प्रयाग यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसे भैया इसमें क्या है, इसमें कारुवाकी के दान की चर्चा है। आपसे पूछ लेगा कि कारुवाकी के दान की चर्चा किस अभिलेख में है, तो आप कहेंगे कारुवाकी के दान की चर्चा, दान की चर्चा कौशाम्बी स्तंभ लेख में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कारुवाकी के दान की चर्चा इस स्तंभ लेख में है। तो बेहतर तरीके से समझे होंगे, वीडियो देख रहा था कि सही चल रही है। अगर मैं बात करूं तो इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। परीक्षा में ये वाला प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है, इस अभिलेख को क्या कहते हैं, तो भैया इसे हम रानी का अभिलेख कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 स्टार 5 स्टार जो स्टार लगाना हो लगा दो, मैं 3 स्टार लगा देता हूँ। जरूर याद कर लेना कि कौशाम्बी जी का जो स्तंभ लेख है प्रयाग उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें कारुवाकी जो अशोक की सबसे प्रिय पत्नी थी उनके दान की चर्चा है, और इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसके पश्चात मैं बात करूं दूसरा वाला, तो इसमें हम बात करेंगे रुम्मनदेई अभिलेख। रुम्मनदेई अभिलेख, रुम्मनदेई अभिलेख की हम बात करेंगे। तो भैया ये वाला अभिलेख कहाँ पर स्थित है भैया, तो ये है नेपाल में, नेपाल में स्थित है। अब ये दूसरा देश है, यानी कि हमारे भारत से बाहर यह स्थित है, यह नेपाल में स्थित है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसके पश्चात में बात करूं जो तीसरा अभिलेख है उसे हम कहते हैं स्तंभ लेख है, इसे स्तंभ लेख लिख लीजिएगा। तीसरा जो है उसे कहते हैं मेरठ स्तंभ लेख, मेरठ स्तंभ लेख। तो भैया मेरठ स्तंभ लेख इसलिए कहा जाता है कि पहले ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित था। कहाँ पर था, तो ये पहले भैया मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित था, लेकिन अब कहाँ है, अब ये दिल्ली में स्थित है। क्यों दिल्ली में स्थित है, तो आप कहेंगे भैया कि एक शासक होगा फिरोज शाह तुगलक, वह इसे मेरठ से निकलवा कर दिल्ली में स्थापित कराएगा। जैसे आप शासक हो जाएं और कह दें कल को कि वो वाला स्तंभ लेख ले आओ मेरे घर के पास में लगा दूं, या कह दो कि लाल किला उठाकर मेरे बाजार में ले आओ। तो ऐसे ही शासक होते थे कि इन्होंने कह दिया कि जो ये अच्छी चीज़ें हैं इन्हें मेरे पास लेकर आओ। तो जब आप पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा फिरोज शाह तुगलक के बारे में, हालांकि पढ़ाया भी था कुछ महीने पहले। तो आप देखेंगे तो ये क्या करेगा कि मेरठ यूपी का जो ये स्तंभ लेख है अशोक का, इसे दिल्ली लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा, तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक। ये ध्यान रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मेरठ के अभिलेख को किस शासक ने दिल्ली में स्थापित करवाया था, तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इसे क्या किया था, तो इसे दिल्ली में स्थापित कराया था। तो आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर है, तो अब तो ये दिल्ली में स्थित है। मेरठ अभिलेख जो है वो दिल्ली में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवा दिया था मेरठ से बुलाकर। इसके पश्चात आप बात करेंगे तो टोपरा अभिलेख एक है। क्या अभिलेख है, तो आप कहेंगे टोपरा अभिलेख, टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख की बात करें तो यह हरियाणा में स्थित था, लेकिन हरियाणा में स्थित था ये कहाँ पर स्थित था, तो आप कहेंगे भैया ये हरियाणा में स्थित था, हरियाणा में स्थित था। लेकिन हरियाणा से दिल्ली से स्थापित करवाया किसने, तो हरियाणा से दिल्ली स्थापित हुआ। ये क्यों स्थापित हुआ, क्योंकि शासक जो था फिरोज शाह तुगलक, इसने कहा कि हरियाणा वाले भी स्तंभ लेख को यहीं पर स्थापित करो। किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इस वाले अभिलेख को भी हरियाणा से दिल्ली किसने स्थापित करवाया था, तो टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित करवाया था। ये बातें क्लियर हो गई। पांचवा बात करें तो आप कहेंगे रामपुरवा अभिलेख या रामपुरवा स्तंभ लेख। भैया ये अभिलेख लिख रहा है, वैसे गलत नहीं है,
क्योंकि अभिलेख का ही मतलब प्रकार है, लेकिन यहाँ पर आप लिख लीजिएगा स्तंभ लेख। टोपरा स्तंभ लेख कहते हैं इसे, अभिलेख मैंने लिख दिया स्तंभ लेख, ये बात ध्यान रखिएगा, ये टोपरा स्तंभ लेख है। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ये रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ पर है? तो ये चंपारण बिहार में, चंपारण बिहार में स्थित है। इनसे यही पूछ सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है। इसके पश्चात अगर मैं बात करूँ तो छठा जो स्तंभ लेख है वो कहाँ पर है? तो वो है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। और इसके पश्चात एक स्तंभ लेख है सातवां, लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज स्तंभ लेख, अरेराज स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दोनों भी कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे भैया ये भी चंपारण बिहार में ही है, चंपारण बिहार में। तो ये कुछ 7 अभिलेख थे जिन्हें आपको ध्यान रखना था, तो इसे नोट कर लीजिए। बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। अगर मैं बात करूँ 3 गुहा लेखों की, तो उनके बारे में हम छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है उनमें, क्योंकि एक टॉपिक क्लियर हो जाए इस वीडियो में, अब दोबारा फिर से एक गुहा लेख पर वीडियो ना बनानी पड़े। तो अगर मैं बात करूँ तो अशोक के 3 गुहा लेख थे, 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख, और अगला हम पढ़ेंगे 3 गुहा लेख। तो आप लिखेंगे अशोक के 3 गुहा लेख, अशोक के 3 गुहा लेख। अगर मैं अशोक के 3 गुहा लेखों की बात करूं तो आप लिखेंगे यहाँ पर दोस्त कि अशोक के 3 गुहा लेख थे, कौन कौन से थे। तो इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर मैं बात करूं तो ये तीनों गुहा लेख जो थे ये बोध गया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे भैया ये तीनों जो गुहा लेख हैं अशोक के, ये बोध गया, बोध गया में स्थित है, बोध गया में स्थित है। अब बोध गया में कहाँ पर स्थित हैं? तो आप कहेंगे भैया जो अशोक के तीनों गुहा लेख हैं ये बोध गया के बराबर की गुफाओं में स्थित हैं, बराबर की गुफाओं, बराबर की गुफा आपने जानी होगी, तो बराबर की गुफाओं में स्थित हैं। और क्योंकि ये बराबर की गुफाएं हैं तो इन्हीं गुफाओं में ये गुहा लेख स्थित हैं, यानी कि इन्हीं गुफाओं की दीवारों पर इनका मुद्रण किया गया है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि अशोक के जो गुहा लेख हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, तो बोध गया में बराबर की गुफाओं में स्थित है। यहीं पर ये तीनों गुहा लेख उपस्थित हैं, इनके कोई नाम नहीं, उसी गुफा में स्थित हैं। दीवारों पर मुद्रित किया गया है अशोक के बातों को, उसके संदेशों को। और इसमें क्या है कि ये जो बराबर की गुफाएं थी ये किसको दान में दी गई थी? तो इसे अजीवक संप्रदाय को दान में दे दी गई थी, अजीवक संप्रदाय को दान में दे गई थी, अजीवक संप्रदाय को दान में दे दी गई थी। इसलिए बराबर की गुफाओं में जो ये तीनों गुहा लेख हैं इसमें क्या है कि अजीवक संप्रदाय के दान की चर्चा है, दान की चर्चा है। यानी कि अशोक ने जो जो दान दिए अजीवक संप्रदाय के लोगों को, जो चीज़ें दान दी, उन चीज़ों की चर्चा किसमें है? अशोक के तीसरे गुहा लेख में है, जो कि बराबर की गुफाओं में स्थित है और जहाँ पर अजीवक संप्रदाय के लोग रहते थे। और यहाँ की गुफाओं में अशोक ने जो चीज़ें अजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दी उन चीज़ों की चर्चा है। आपसे पूछा जाए कि बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे भैया बोध गया में स्थित है। बेहतर तरीके से हमने सारी चीज़ें जान ली हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। बेहतरीन तरीके से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।